यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मेनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस। पिछले चैप्टर में हमने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जाना है जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग अबाउट सम मोर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम कुछ और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। We shall be learning about carbon, an element which is of immense significance to us in both its elemental form and in the combined form. हम यहाँ कार्बन के बारे में सीखेंगे जो कि अपने एलिमेंटल या कंबाइंड दोनों ही फॉर्म में हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 4.1 मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स यू हैव यूज्ड और कंज्यूम्ड सिंस द मॉर्निंग। हमें ऐसी 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसका हमने सुबह से इस्तेमाल किया हो या फिर उपयोग किया हो। Compile this list with the lists made by your classmate and then sort the items into the following table. आप अपने लिस्ट को अपने साथियों की लिस्ट से कंपेयर करें और उसे यहाँ इस टेबल में लिखें। If there are items which are made up of more than one materials, put them into both the relevant column. अगर कोई ऐसा आइटम है जो एक से अधिक चीज़ों से बना है तो आप उसे एक से अधिक कॉलम में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ चीज़ों की लिस्ट बना रखी है, हो सकता है आपका लिस्ट मेरे लिस्ट से डिफरेंट हो। थिंग्स मेड ऑफ मेटल, मेटल से बनी चीज़ों की बात हो रही है तो सुबह से हो सकता है आपने स्पून का इस्तेमाल किया हो, टंग क्लीनर, नल का इस्तेमाल किया हो, टैप, बाइक और बाइसिकल अगर आप चलाते हो तो लंच बॉक्स, पेन, रिस्ट वॉच और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेटल से बनी हो सकती हैं। और कुछ चीज़ें जो ग्लास या फिर क्ले से बनी हो तो ग्लास की बात करें, जिस ग्लास से हम पानी पीते हैं वो ग्लास, या फिर घड़े की बात करें, पेन भी हमारा ग्लास से बना हो सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ग्लास या क्ले से बनी हो सकती हैं। और अदर्स की बात करें तो उसमें है हमारा डेस्क, बेंच, चेयर, टेबल, ब्रश, शू और भी बहुत सारे जो कि मेटल या ग्लास से नहीं बने हुए थे। लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट कॉलम। योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू दैट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। आपके टीचर आपको बताएंगे कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं। कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस? क्या आप इसको टेस्ट करने का कोई तरीका सोच सकते हैं? What would be the product if a compound containing carbon is burnt? क्या होगा अगर किसी ऐसे कंपाउंड को जलाया जाए जो कार्बन कंटेन करता हो? अगर आप किसी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को जलाएंगे तो संभव है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड दे। डू यू नो एनी ऑफ दिस टेस्ट टू कन्फर्म दिस? तो यही टेस्ट है कि आप उसको जलाकर देखेंगे और वो आपको कार्बन का कोई कंपाउंड देगा। फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। ऊपर जो चीज़ें हमने लिस्ट करी हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें कार्बन से बनी हुई हैं। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। इसके अलावे जितने लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे कार्बन के बने होते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज़ क्वाइट मीगर। लेकिन जो कार्बन का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो काफ़ी कम है। The earth crust has only 0.2% carbon in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.3% of carbon dioxide. तो ये कुछ कार्बन के सोर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे अर्थ क्रस्ट में। In spite of small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense. Although हमारे नेचर में बहुत कम कार्बन प्रेजेंट है पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। In this chapter, we will be looking at the properties of carbon which lead to this anomaly. इस चैप्टर में हम कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। 4.1 Bonding in carbon, the covalent bond. In the previous chapter, we studied the properties of ionic compound. पिछले चैप्टर में हमने ionic compound के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। We saw the ionic compound have high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in molten state. हमने देखा था कि आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज़। हमने ये भी देखा था कि आयनिक कंपाउंड में जिस तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं वो उसकी इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई भी करते हैं। लेट अस नाउ स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड्स। अभी हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम कार्बन कंपाउंड आर गिवन इन टेबल 4.1। तो यह है टेबल 4.1। यहाँ पे कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दे रखी है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। एज वी हैव सीन इन चैप्टर 2 फ्रॉम द डेटा ऑन द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अबव कंपाउंड्स वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग।
इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सिंस दीज कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दीज कंपाउंड्स डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। चूंकि ये कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स नहीं है, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनमें आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता होगा। In class 9, we learnt about the combining capacity of various elements and how it depend on the number of valence electron. हमने क्लास 9 में कंबाइनिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ा है, जिसे वैलेंसी भी कहते हैं, जो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। What would be the distribution of electron in various cells of carbon? तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। How many valence electrons will carbon have? तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके आउटर मोस्ट L सेल में है। We know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell. रिएक्टिविटी को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी एलिमेंट अपने आउटर सेल को पूरी तरह भरना चाहता है और नोबल गैस कन्फिग्रेशन पाना चाहता है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। ऐसे एलिमेंट्स जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो या तो अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं या फिर गेन करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट सेल को भरने के लिए। इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल। कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। and needs to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. noble gas configuration पाने के लिए कार्बन को चाहिए कि या तो वो अपने चारों वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाए या फिर कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे। इफ़ इट वर टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या फिर गेन करेगा तो क्या कुछ दिक्कतें आएंगी, वो यहाँ पे 2 पॉइंट्स में बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4-। वो या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था तो वो C4- बनाएगा जो कि एक कार्बन का एनायन होगा, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अभी न्यूट्रल स्टेट में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 प्रोटॉन्स हैं जो कि उसका एटॉमिक नंबर है। अगर कार्बन ने कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो कार्बन के पास कुल 6 प्रोटॉन्स बचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे जो कि स्टेबल नहीं होगा और कार्बन का प्रोटॉन उन 4 नए इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके नहीं रख पाएगा। इसीलिए यह संभव नहीं है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। और दूसरी बात कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4-, और यह भी संभव था कि वो अपने L सेल के चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करके केवल 2 इलेक्ट्रॉन के साथ हीलियम वाले स्टेज में रह जाए। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड कार्बन विद 6 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ जो इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, इन्हें बाहर निकालने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी जो कि अगेन फिजिबल नहीं है। तो कार्बन किसी भी सूरत में अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं कर सकता। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कार्बन इस प्रॉब्लम को शेयरिंग से दूर करता है। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेता है या फिर एक कार्बन एटम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करके बॉन्ड बनाता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। केवल कार्बन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। द शेयर्ड एटम बिलोंग टू आउटर सेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इस शेयरिंग से दोनों ही एलिमेंट्स को फायदा होता है और वे दोनों नोबल गैस कन्फिग्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं या नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करते हैं। Before going on to compounds of carbon, let us look at some simple molecules formed by sharing of valence electron. कार्बन के कंपाउंड्स में जाने से पहले कुछ मॉलिक्यूल्स को देख लेते हैं जो कि शेयरिंग से बने हैं। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से बना सबसे साधारण मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन H2, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम से बना है और हर हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है H2 बनाने के लिए और ये हीलियम के स्टेट में चला गया नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करके। As you have learnt earlier that atomic number of hydrogen is 1, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है।
Hence, hydrogen has one electron in K shell and it require one more electron to fill the K shell. चूंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए उसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन उसे कहीं से मिल जाए और वो हीलियम के स्टेट में चला जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाके। सो टू हाइड्रोजन एटम शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2। इसीलिए दो हाइड्रोजन एटम आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके H2 बनाते हैं। This allows each hydrogen atom to attain the electronic configuration of nearest noble gas helium। ऐसा करके वो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाकर स्टेबल हो जाते हैं। विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन K शेल, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है K सेल में। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, फिगर 4.1। तो यहाँ है फिगर 4.1, यहाँ पे 2 क्रॉस की मदद से दिखाया गया है कि किस तरह एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करता है शेयरिंग के साथ और एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, जिसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। The shared pair of electron are said to constitute a single bond between the two hydrogen atom। एक shared pair, एक शेयर किया हुआ जोड़ा एक सिंगल बॉन्ड बनाता है। A single bond is also represented by a line between two atom as shown in figure 4.2। सिंगल बॉन्ड को इस तरह दो एटम के बीच में एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। The atomic number of chlorine is 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। What would be its electronic configuration and its valency? क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मैंने यहाँ दिखा रखा है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाता है Cl2। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल? तो यही इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, आप इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नोट दैट ओनली द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी डिपिक्टेड। तो केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाना है, आप इंटरनल जो शेल्स हैं उसे छोड़ भी सकते हो। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के केस में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बनाता है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स L सेल। इसका कारण है कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसके आउटर मोस्ट सेल जो कि L सेल है उसमें। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन K सेल में रह गए और 6 इलेक्ट्रॉन L सेल में। एंड इट रिक्वायर्स 2 more electrons to complete its octet। ऑक्सीजन को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। So each atom of oxygen shares 2 electron with another atom of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3। यहाँ फिगर 4.3 है। एक ऑक्सीजन एटम को 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इस एक ऑक्सीजन एटम ने एक और ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करा। हर एटम ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए और हम जानते हैं कि एक शेयर्ड पेयर एक बॉन्ड के बराबर होता है और यहाँ कुल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 2 शेयर्ड पेयर है। अगर 2 शेयर्ड पेयर है तो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसीलिए ऑक्सीजन एटम में डबल बॉन्ड पाया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2-2 एटम के द्वारा इसीलिए 2 शेयर्ड पेयर्स बने और एक डबल बॉन्ड बना। दिस इज सेड टू कंट्रीब्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स। कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। अभी वाटर का स्ट्रक्चर मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है। एक ऑक्सीजन किस तरह 2 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। ये देखिए ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस सेल में। इसने एक हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर रखा है, एक और हाइड्रोजन एटम के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है और बनाता है वो HOH। इसे हम H2O कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। और ये कुछ इस तरह दिखता है वाटर हमारा। यह है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड्स? तो हमने देखा कि वाटर में केवल सिंगल बॉन्ड है। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन? अभी हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के केस में क्या होता है। नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। What would be the electronic configuration and its combining capacity? तो नाइट्रोजन का चूंकि एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और L सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ अच्छे से समझ पाओगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के हुए 5 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके वैलेंस शेल में है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयर करा है और यहाँ कुल 3 शेयर्ड पेयर्स हैं, इसीलिए एक नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इन ऑर्डर टू अटेन एन ऑक्टेट ईच नाइट्रोजन एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन
carbon contribute 3 electrons giving rise to 3 shared pairs of electron. तो हमने देखा कि 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है. दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स. इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में. द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड एज इन फिगर 4.4. तो ये फिगर 4.4 में यहाँ पे दिखाया गया है. अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज फॉर्मूला NH3. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो NH3 में कुल 4 एटम है, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का. तो इसका फिगर मैंने यहाँ बनाया है. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसके वैलेंस सेल में कुल इलेक्ट्रॉन्स 5. तो नाइट्रोजन को 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए. तो यहाँ पे वो 3 हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है. हर हाइड्रोजन एक एक एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है जो कि नाइट्रोजन के साथ शेयर हो रहा है. और अगर नाइट्रोजन के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कुल हुए 2, 2 4, 2 6 और 2 8. तो इसके वैलेंस सेल में कुल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और नाइट्रोजन ने अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पा लिया. विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड. तो चूंकि एक एक एटम शेयर हो रहा है, एक एक शेयर्ड पेयर है हर हाइड्रोजन के साथ, तो सारे हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड आएगा, जिस तरह यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में आया है. लेट अस नाउ लुक एट मीथेन विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन. अभी मीथेन को देखेंगे जो कि एक कार्बन का कंपाउंड है. मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज फ्यूल एंड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG. आप जानते हैं मीथेन CNG और बायोगैस में होता है. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन. और ये कार्बन के द्वारा बनाया जाने वाला सबसे साधारण कंपाउंड है. मीथेन हैज़ फार्मूला CH4. मीथेन का फार्मूला CH4 है. हाइड्रोजन एज यू नो हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 1. हाइड्रोजन के बारे में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है. कार्बन इज टेट्रावैलेंट और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. मतलब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस सेल पूरा करने के लिए. इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन शेयर्स दीज इलेक्ट्रॉन विद 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर 4.5. तो फिगर 4.5 ये है. एक कार्बन एटम कुल 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करके बनाता है CH4 जो कि मीथेन है. Such bonds which are formed by sharing of an electron pair between 2 atoms are known as covalent bond. तो अभी जितने भी बॉन्ड्स के बारे में हमने देखा जो कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने से बन रहे थे, वो सारे बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं. Covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule but intermolecular forces are small. ऐसा देखा गया है कि जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं उनका बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है लेकिन उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांग नहीं होता. दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स. और कोवेलेंट कंपाउंड के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होने का भी यही कारण है कि उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांग नहीं होता. सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं हो रहा है और यही कारण है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. यहाँ है येलो बॉक्स जिसे मैं इस बार एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. Allotropes of carbon. The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. कार्बन नेचर में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ. Both diamond and graphite are formed by carbon atom. डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन एटम से बने होते हैं. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. डिफरेंस केवल इस बात में होता है कि कार्बन एटम एक दूसरे से किस तरह जुड़े हैं. In diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. डायमंड में एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है और वो एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर बनाता है. In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. और ग्राफाइट के केस में एक कार्बन एटम केवल 3 कार्बन एटम से ही जुड़ा होता है और वो एक हेक्सागोनल एरे बनाता है और इसमें वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड. ग्राफाइट के केस में एक डबल बॉन्ड जरूर होता है जिससे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए. Graphite structure is formed by hexagonal arrays being placed in layers one above the other. Graphite इस तरह के hexagonal array से बना होता है और उसकी एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर रखी हुई होती है. These two different structures result in diamond and graphite having different physical properties even though their chemical properties are same. ये अलग अलग स्ट्रक्चर कार्बन के कम्बिनेशन के कारण बना और इससे अलग अलग चीज़ें बनती हैं, एक से ग्राफाइट और एक से डायमंड, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस known while the graphite is smooth and slippery. डायमंड आप जानते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस है लेकिन ग्रेफाइट को आप आसानी से तोड़ सकते हैं. ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स.
that you studied in the previous chapter. आमतौर पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. डायमंड बनाया जा सकता है अगर कार्बन को बहुत ही हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रखा जाए तो. These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural diamonds. सिंथेटिक डायमंड्स केवल छोटे होते हैं, बाकी उनमें और नेचुरल डायमंड्स में कोई अंतर नहीं होता. फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स. फुलरीन कार्बन का एक अलग तरह का एलोट्रोप है. एलोट्रोप हम कहते हैं हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ग्रेफाइट की, डायमंड की और बकमिंस्टर फुलरीन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है. द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन शेप ऑफ फुटबॉल. तो इस फुलरीन का जो सबसे पहला एलोट्रोप पाया गया वो C60 था, जो कि एक फुटबॉल की तरह दिखता है. सिंस दिस लुक्ड लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरेन. यूएस के एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर, जिनके डिज़ाइन की तरह यह दिखता था, इसलिए इसका नाम फुलरेन रखा गया. यहाँ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ फार्मूला CO2. तो CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है और उसका बॉन्ड इस तरह का, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड. व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर. सल्फर को S8 कहते हैं हम, विच इज़ मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, जो कि 8 एटम से बना है. तो ये जो एक राउंड शेप्ड है वो हर एक राउंड शेप एक सल्फर को डिनोट करता है. यहाँ जगह की कमी से मैं लिख नहीं सका. हर सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं और वो अपने बगल वाले 2 सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक एक बॉन्ड बना रहा है और ये एक पूरे की पूरी रिंग बन जाती है. यहाँ पे लिखा भी है 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. Versatile nature of carbon. We have seen the formation of covalent bonds by sharing of electrons in various elements and compounds. अब तक हमने देखा है कि शेयरिंग से किस तरह अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं. वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन. हमने मीथेन के स्ट्रक्चर को भी देखा है. मीथेन कार्बन का एक बहुत ही सिंपल कंपाउंड है. इसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है एक एक कोवेलेंट बॉन्ड के साथ. इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन. चैप्टर की शुरुआत में हमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने देखा था कि कितने सारे कंपाउंड्स कार्बन से बने हुए हैं. इन फैक्ट वी आवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. वास्तव में हम खुद भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं. द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर नोन टू केमिस्ट्स वर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन. ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनके फॉर्मूले केमिस्ट्स को पता हैं उनकी संख्या 3 मिलियन है, 30 लाख. This outnumbers by a large margin the compounds formed by all other elements put together. कार्बन कंपाउंड्स को छोड़कर और जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर उन सभी को एक साथ रखा जाए तो भी कार्बन कंपाउंड की संख्या उनसे ज्यादा होगी. इनफैक्ट बहुत ज्यादा होगी. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? ऐसा क्यों है कि ये प्रॉपर्टी केवल कार्बन में है और किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं है? The nature of covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. कार्बन कंपाउंड के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया है उसे इतने सारे कंपाउंड्स बनाने देती है. 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर. इस संदर्भ में 2 चीजें नोटिस की गई हैं. पहला, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. कार्बन के पास एक विशेष क्षमता है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, जिससे बड़े बड़े कार्बन चेन्स प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं. आपको ये याद रखना चाहिए. व्हाट इज कैटिनेशन? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है. दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स. ये कंपाउंड या तो कार्बन के लंबे लंबे चेन बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन्स, या फिर ब्रांच्ड चेन बना सकते हैं. ब्रांच्ड का मतलब है स्ट्रेट लाइन में कार्बन अरेंज्ड हों और उनके ऊपर नीचे भी कुछ कार्बन एटम्स अटैच्ड हों.
ये कार्बन कार्बन बॉन्ड्स रिंग भी बना सकते हैं जिसमें चेन का आखिरी कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन एटम से जुड़ा होगा। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके अलावे कार्बन एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। कारण कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि 2 कार्बन एटम केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों। Compounds of carbon which are linked by only single bonds between carbon atom are called saturated compounds. ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें किसी भी कार्बन एटम के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही हो उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। अगर आपको पता करना है कि कोई भी कार्बन कंपाउंड सैचुरेटेड है या नहीं तो आपको उसका स्ट्रक्चर बनाकर देखना चाहिए। Compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. और जिनमें किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच में एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। जितना कैटिनेशन कार्बन शो करता है उतना उस ग्रुप का कोई भी एटम शो नहीं करता। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। सिलिकॉन भी कार्बन की तरह चेन बनाता है लेकिन वो 7 से 8 एटम तक की ही होती है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन वो काफी रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। 2 कार्बन के बीच बना बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए स्टेबल होता है। दिस गिव्स अस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम लिंक्ड टू ईच अदर। और यही कारण है कि हमें लंबी लंबी कार्बन चेन्स मिलती हैं। सेकंड, since carbon has valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है इसीलिए वो किसी 4 कार्बन से कंबाइन कर सकता है या फिर किसी 4 मोनोवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो उनसे डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements giving rise to compounds with specific property which depends on elements other than carbon present in the molecule. कार्बन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करता है जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और भी बहुत सारे। और जो फाइनल कार्बन कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि कार्बन को छोड़कर उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। और ये जो कार्बन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और इनसे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो भी काफी स्टेबल होते हैं। One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. कार्बन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का एक कारण उसकी छोटी साइज भी है। This enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons strongly. कार्बन छोटा है इसलिए वो shared pairs of electron को मजबूती से पकड़ के रख पाता है। The bonds formed by element having larger atoms are much weaker. और उसी ग्रुप के जो बड़े एलिमेंट है जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम वो जो बॉन्ड बनाते हैं वो उनकी साइज के कारण वीक हो जाती हैं, कारण कि वो बड़े हैं और शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाते। The 2 characteristic features seen in carbon, that is tetravalency and catenation, put together give rise to a large number of compound. कार्बन की ये 2 प्रॉपर्टी कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनकी वैलेंसी 4 हो और कैटिनेशन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो खुद से कनेक्ट करते हों और बड़े बड़े बॉन्ड बनाते हों। तो ये 2 चीजें कार्बन में देखी गई। Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon chains. अलग अलग कार्बन चेन्स में कार्बन को छोड़ के अलग अलग एटम्स भी अटैच्ड रहते हैं। These compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that these compounds or organic compounds could only be formed within a living system. पहले कार्बन के कंपाउंड्स को नेचुरल चीजों से, प्राकृतिक चीजों से एक्सट्रैक्ट किया गया और पहले ये मान्यता थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये केवल लिविंग सिस्टम में ही फॉर्म होते होंगे और इन्हें केवल हम लिविंग सिस्टम से ही एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। That is, it was postulated that a vital force was necessary for their synthesis. और एक थ्योरी दे दी गई वाइटल फोर्स की जो एक विशेष तरह का फोर्स है जो कि लिविंग सिस्टम में पाया जाता है और ये जरूरी है कार्बन कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। फ्रेडरिक होलर
disproved this in 1828 by preparing urea from ammonium cyanate. फ्रेडरिक होलर ने 1828 में इसे डिस्प्रूव किया, इसे गलत साबित किया यूरिया बना के अमोनियम साइनेट से, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है. बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद भी कार्बन के कुछ कंपाउंड्स को छोड़कर बहुत सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े जाते रहे हैं. 4.2.1 सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. हमने ऊपर CH4 मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है. अनदर कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ फॉर्मूला C2H6. अब मीथेन के बाद इथेन आता है, जो कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है. उसका स्ट्रक्चर यहाँ कुछ इस तरह का दिखता है. In order to arrive at the structure of simple carbon compound, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valencies of carbon. आपको यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को बनाना बताया जा रहा है कि आपको अगर किसी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप पहले ये पता करें कि उसमें कितना कार्बन है, और उसके बाद कार्बन कंपाउंड्स को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें, और उसके बाद जो भी बची वैलेंसीज है उसे हाइड्रोजन एटम से आप सेटिस्फाई करा सकते हैं. और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आप उसे लगा सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप हाइड्रोजन का नंबर एडजस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स. तो यहाँ पे इथेन का स्ट्रक्चर किस तरह बना ये हम देखते हैं. सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इथेन है, एथ है, इसमें 2 कार्बन एटम होगा. अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ. ये कुछ इस तरह चलता है: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन. 1 के लिए हम मिथ का प्रयोग करते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट एंड सो ऑन. तो यहाँ पे इथ है, इथेन है, इसलिए हमें ये पता चला कि इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं. तो हमने 2 कार्बन एटम्स को इस तरह एक सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे अटैच कर दिया. अभी हमने 2 कार्बन एटम्स को एक सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन किया है, लेकिन हम जानते हैं कि 2 कार्बन एटम सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन कर सकता है. इसलिए हमें यह बात वेरीफाई करनी होगी कि इन 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है या फिर कुछ दूसरा है. तो इसमें हम कंपाउंड के नाम के सफिक्स को ध्यान में रखते हैं. यहाँ पे इथेन है, अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड, ईन है तो डबल बॉन्ड, और आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड. ANE एन, ENE ईन और YNE आइन. अगर इथीन होता तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आता, अगर इथाइन होता तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता. तो चूंकि ये इथेन है इसलिए 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. अभी हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यानी कि इसके पास कुल अभी 3 लोन पेयर बाकी होंगे, तो उन्हें हम एक एक हाइड्रोजन एटम देके इसकी 4 जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करा देंगे. और इस तरह आप कार्बन के कितने भी बड़े स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं. द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6c. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं. कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन. तो प्रोप है तो इसमें 3 कार्बन एटम होंगे, एन है तो हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और बाकी वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा देंगे. विच हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8. तो चूंकि फॉर्मूला दे दिया गया है तो और भी आसान है, आप इथेन की तरह ही प्रोपेन को भी लिख सकते हैं. यू विल सी दैट द वैलेंसीज ऑफ ऑल द एटम आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन देम. हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. क्योंकि हर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है. इथेन ऊपर जो हमने बनाया वो भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड था. These compounds are normally not very reactive. और जो saturated compounds होते हैं वो ज़्यादा reactive नहीं होते हैं. However, another compound of carbon and hydrogen has a formula C2H4 is called ethene. अभी देखिए यहाँ पे ENE ईन है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. अब चूंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, और अगर सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं है तो ये रिएक्टिव कंपाउंड होगा. हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल बी डिपिक्टेड. तो हम इसको किस तरह दिखाएंगे, तो इसको यहाँ पे इस तरह, ये स्टेप 3 में आपको यहाँ पे पिक्चर बन के आया है इसका. वी फॉलो द सेम अप्रोच एज अबव.
तो ऊपर जो हमने प्रक्रिया फॉलो करी थी वही हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि ये सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने ईन को देखा, तो चूंकि ईन है इसलिए डबल बॉन्ड, तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और जो बाकी वैलेंसी बची 2-2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और 2 बची, तो हमने 2-2 हाइड्रोजन एटम हर कार्बन के ऊपर अटैच कर दिया और बन गया हमारा इथीन। ईच कार्बन एटम गेट्स 2 हाइड्रोजन एटम्स टू गिव ये वाला स्ट्रक्चर। ऊपर हमें प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने को कहा गया था, तो प्रोपेन मैंने यहाँ बनाया है। प्रोपेन में 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन को मैंने सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया, कारण कि एन था इसलिए हमने सिंगल बॉन्ड लगाया। उसके बाद जो बची वैलेंसी उसे हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराया, और ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चर। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथीन इज गिवन इन फिगर 4.7। इथीन C2H4 का स्ट्रक्चर यहाँ है। Yet another compound of hydrogen and carbon has the formula C2H2 called ethyne। अब मैंने आइन के बारे में बताया था, अगर YNE आइन हो इसका मतलब है कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन। तो इसमें भी कुछ नहीं है, आइन है, हमें पता चल गया कि 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम पहले 2 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे सिंपल इसी तरह C और C लिख के। उसके बाद में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो हम 3 बॉन्ड लगा देंगे 2 कार्बन के बीच में। बाकी हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 बॉन्ड लग चुके हैं, 3-3 वैलेंसी हर कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी है। अभी एक एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे दोनों कार्बन पे, हो गया, बन गया हमारा इथाइन। कैन यू ड्रॉ, ओके भैया। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। तो 3 बॉन्ड चाहिए। सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड रखते हो उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। 4.2.2 Chains, branches and rings. In earlier section, we mentioned carbon compounds, methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. ऊपर के सेक्शन में हमने मीथेन, इथेन और प्रोपेन को देखा है, जो कि रेस्पेक्टिवली 1, 2 और 3 कार्बन एटम्स से बने सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। सच chains of carbon atom can contain tens of carbon atom. The name and structure of 6 of these are given in table 4.2. तो यहाँ पे आपको कार्बन एटम के नाम दे रखे हैं इस टेबल 4.2 में, आपको इन्हें याद कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मीथेन में 1 कार्बन एटम, इथेन में 2 कार्बन एटम, प्रोपेन में 3 कार्बन एटम, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन आता है HEPTANE हेप्टेन उसमें 7, ऑक्टेन OCTANE उसमें 8, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बट लेट अस टेक अ लुक एट ब्यूटेन। अभी यहाँ ब्यूट है, इसका मतलब 4 कार्बन एटम होंगे इसमें। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन फॉर 4 कार्बन एटम्स वी सी द 2 डिफरेंट स्केलेटन्स आर पॉसिबल। अभी अगर हमें यह पता चल गया कि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम है, तो उन 4 कार्बन एटम को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं वो आप देखिए। या तो 4 कार्बन एटम एक के बाद एक स्ट्रेट चेन में अरेंज किए जा सकते हैं, या फिर एक ब्रांच आ सकता है इसमें इस तरह का। बेसिकली क्या हुआ है कि एक कार्बन, इस कार्बन को उठा के इन्होंने इस बीच वाले के ऊपर लगा दिया है। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विद हाइड्रोजन गिव्स अस, अगर आप हाइड्रोजन से इनकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो आपको ये 2 स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार के मिलेंगे। काफी अंतर दिखता है इनमें, और इससे इनकी प्रॉपर्टी पे भी असर पड़ता है। वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव सेम फॉर्मूला C4H10। ये दोनों ब्यूटेन ही हैं, इनके फॉर्मूला भी C4H10 है। Such compounds with identical molecular formula but different structures are called structural isomers। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी चाहिए। In addition to straight and branched carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring. For example, cyclohexane has a formula C6H12 and the following structure।
अभी स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन को छोड़कर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो साइकिल के फॉर्म में बन जाते हैं, जैसे कि C6H12 साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसके कार्बन स्केलेटन को देखें तो ये कुछ इस तरह है। 6 कार्बन एटम एक साइकिल में इस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। जो आखिरी कार्बन एटम है वो पहले कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और इसके वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई कराएंगे हाइड्रोजन से, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? तो साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। हर कार्बन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है और हर कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोजन एटम भी हैं, तो आप एक एक शेयर्ड पेयर हर एटम्स के साथ दिखा सकते हैं और इस तरह बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल में बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन हो या फिर साइक्लिक हो, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा हर कार्बन के बीच में तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। अगर कहीं भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है ब्रांच्ड में या फिर साइक्लिक में भी, तो हम उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन C6H6 एज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बेंजीन कुछ इस तरह का दिखता है। कार्बन स्केलेटन में हर पॉइंट पे, हर बेंड पे एक कार्बन एटम है। इसे हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन को हम लिखते नहीं है, आगे चल के ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए बेंजीन आप इस तरह लिख सकते हैं। बेसिकली ये इसी का एक प्रोटोटाइप है। बेंजीन में अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड होता है, एक एक कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड आता है और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड है इसीलिए हम इसे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन कंटेन करता हो इसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स और दोज कंटेनिंग वन और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्काइन्स। तो मैंने आपको एन, इन और आइंस के बारे में बताया है। वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि केवल सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्केन कहते हैं और वैसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्कीन्स कहते हैं और वैसे कार्बन कंपाउंड्स जो कि एक या एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हो उन्हें हम अल्काइन्स कहते हैं। यहाँ से आप एन, इन और आइन को रिलेट कर पाएंगे कि क्यों उनमें सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। 4.2.3 विल यू बी माई फ्रेंड? क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड? कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन एक बहुत ही दोस्ताना एलिमेंट मालूम पड़ता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब तक हम कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को देख रहे थे। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन हाइड्रोजन के अलावे और भी एलिमेंट से कंबाइन करता है, जैसे कि हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। हेलोजन एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन आते हैं। In a hydrocarbon chain, one or more hydrogen can be replaced by these elements. किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के जगह पे आती हैं सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स सेटिस्फाइड। और ये एलिमेंट्स कार्बन के साथ कुछ इस तरह कंबाइन करती हैं कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरोएटम। और ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई दूसरा एलिमेंट अटैच्ड हो तो उस कंपाउंड में हम उस दूसरे एटम को हेटेरोएटम कहते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से डिफरेंट होता है। दीज हेटेरोएटम्स कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। एक कार्बन चेन चाहे जितना बड़ा हो, उसका कुछ भी नेचर हो, अगर ये हेटेरोएटम उस कार्बन चेन के साथ जुड़ेंगे तो उसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, कुछ विशेष गुण उसे प्रदान करेंगे। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, और इसीलिए हम इन हेटेरोएटम्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन टेबल 4.3। टेबल 4.3 में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे पहला है क्लोरीन और ब्रोमीन से बने हुए फंक्शनल ग्रुप्स जो कि हेलो कहलाते हैं। हेलो इनका कॉमन नेम है। अगर क्लोरीन जुड़ता है किसी कार्बन चेन के साथ तो वो क्लोरो कंपाउंड होता है और अगर ब्रोमीन जुड़ता है तो वो ब्रोमो कंपाउंड होगा। ये हेटेरोएटम अपने वैलेंसी के बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करती हैं किसी भी कार्बन चेन से। तो क्लोरीन या ब्रोमीन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके किसी कार्बन चेन में आ सकता है। आगे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से बने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल के लिए हम OH सिंबल का प्रयोग करते हैं, एल्डिहाइड के लिए CHO, इस तरह C डबल बॉन्ड O एक सिंगल बॉन्ड H,
कीटोन के लिए हम इस तरह C डबल बॉन्ड O का प्रयोग करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम C डबल बॉन्ड O OH का प्रयोग करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं, आपको इन्हें याद रखना चाहिए। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि कीटोन को छोड़कर ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स किसी कार्बन चेन में कहीं भी अटैच हो सकते हैं, लेकिन कीटोन कार्बन चेन के अंत में अटैच नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं इसकी दो वैलेंसी फ्री है, एक यहाँ और एक यहाँ। अगर आप इस फंक्शनल ग्रुप को किसी कार्बन चेन के अंत में अटैच करते हैं और उसके बाद कोई कार्बन नहीं है, इसका मतलब आप इस वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे और हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराने के बाद ये कीटोन नहीं रह जाएगा, ये अल्डिहाइड बन जाएगा इस तरह का। सो अगर हमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप को लगाना है तो हम उसे कार्बन चेन के बीच में ही लगाते हैं। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। The functional group is attached to the carbon chain through this valency by replacing one hydrogen atom or atoms. ये फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी कार्बन चेन में अपने वैलेंसी के बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उस कार्बन चेन से जुड़ सकते हैं। 4.2.4 होमोलोगस सीरीज। You have seen that carbon atom can be linked together to form chains of varying length. अब तक हमने देखा है कि कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़कर काफी लंबे या छोटे चेन्स बनाते हैं। In addition, hydrogen atom or atoms on these carbon chain can be replaced by any of the functional group that we saw above. अब उन लंबे या फिर छोटे कार्बन चेन्स के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन चेन्स के साथ जुड़ सकती हैं। The presence of functional groups such as alcohol dictates the property of carbon compound regardless of the length of the carbon chain. कार्बन चेन कितना भी बड़ा या छोटा हो, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि अल्कोहल अगर किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। For example, the chemical property of CH3OH, C2H5OH, C3H7OH and C4H9OH are very similar. ये एक कार्बन का चेन है, ये दो कार्बन का चेन है, ये तीन कार्बन का और ये चार कार्बन का चेन है और इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें भी अल्कोहल जुड़ा है, इसमें भी और इसमें, चारों में अल्कोहल जुड़ा है। Hence, such a series of compound in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series. एक ऐसे कार्बन कंपाउंड का सीरीज जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप हर कार्बन कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अटैच्ड हो, उसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन चेन्स होती हैं उनमें कार्बन का नंबर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते क्रम में होता है। फॉर एग्जांपल, ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसमें CH3OH है, इसमें एक कार्बन है, ये C2H5OH है, इसमें दो कार्बन है, ये C3H7OH है, इसमें तीन कार्बन है और ये C4H9OH है, इसमें चार कार्बन है। इसके बारे में हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। Let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2. यह है टेबल 4.2। यहाँ हमने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इन सब चीज़ों को देखा था। तो यहाँ कोई फॉरेन एटम, कोई हेटेरो एटम तो अटैच्ड नहीं है, फिर भी ये एक होमोलोगस सीरीज है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो बढ़ते क्रम में है। यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन और इनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। If we look at the formula of successive compounds, say CH4 and C2H6, these differ by a CH2 unit. अगर हम किसी दो सक्सेसिव यूनिट को देखें किसी एक होमोलोगस सीरीज में तो हम पाएंगे कि वो दोनों यूनिट एक CH2 ग्रुप से डिफर कर रही हैं। जैसे कि यहाँ है CH4, अगर हम इस CH4 में एक CH2 ऐड कर दें तो हमें C2H6 मिल जाएगा। कार्बन को कार्बन के साथ अटैच करेंगे और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन प्लस एक कार्बन, दो कार्बन C2 और दो हाइड्रोजन प्लस चार हाइड्रोजन मिलके 6 हाइड्रोजन, तो ऐसे हमें मिल जाएगा C2H6। और ऐसे ही हर होमोलोगस सीरीज में जो कार्बन चेन्स के बीच का डिफरेंस होता है वो CH2 होता है। अगर आप C2H6 में एक CH2 जोड़ेंगे तो दो कार्बन और एक कार्बन मिलके यहाँ पे तीन कार्बन और यहाँ पे 6 कार्बन और दो कार्बन मिलके 8 कार्बन बनता है C3H8। What is the difference between the next pair propane and butane? प्रोपेन में है C3H8, अगर C3H8 में हम एक CH2 जोड़ेंगे तो तीन कार्बन और एक कार्बन मिलके हो गया 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलके हो गया 10 हाइड्रोजन। तो ये सारे जो बने हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये इन सभी में एक एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है और इसीलिए ये होमोलोगस सीरीज हैं। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस बिटवीन दीज पेयर्स? द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1U। हमें इन पेयर्स के बीच के एटॉमिक मास के डिफरेंस को पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CH4 की बात करूं तो यहाँ बताया गया है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है और हाइड्रोजन का 1U, तो CH4 का टोटल एटॉमिक मास हो जाता है 12
प्लस 4, चूंकि 4 हाइड्रोजन एटम है, 16U। और अगर हम C2H6 की बात करें तो यहाँ 2 कार्बन है, मतलब कार्बन का मास हुआ 12 × 2 दैट इज 24U, और चूंकि 6 हाइड्रोजन है इसलिए 6U, और 24 + 6 30U। अगर इस 30 - 16 करेंगे तो हमें 14U मिलेगा, और इस तरह आप पूरे होमोलोगस सीरीज के बीच का मास डिफरेंस पता कर सकते हैं। सिमिलरली टेक द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन्स। तो ये तो अल्केन के होमोलोगस सीरीज थे, इसमें सिंगल बॉन्ड था। अभी हम अल्कीन के होमोलोगस सीरीज को देखते हैं। द फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज इज इथीन। अल्कीन में पहला मेंबर इथीन होता है। कारण है कि हमें अल्कीन में 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड चाहिए होता है, और एक कार्बन एटम ही रहेगा तो हम डबल बॉन्ड नहीं लगा सकेंगे, इसीलिए मिथीन नहीं बनता है। अल्कीन्स के सीरीज की शुरुआत इथीन से होती है, जिसमें 2 कार्बन एटम होता है, और इथीन कुछ इस तरह का दिखता है, C2H4, विच वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन 4.2.1, और इसके बारे में हम ऊपर 4.2.1 में देख चुके हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इथीन? तो इथीन का फॉर्मूला यही है, C2H4। द सक्सीडिंग मेंबर्स हैव द फॉर्मूला C3H6। अभी आप C2H4 में एक CH2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा C3H6, 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन 3 कार्बन, और 4 + 2 6 कार्बन। और इस तरह आप CH2 जोड़ के इस सक्सीडिंग कार्बन कंपाउंड में, आगे आने वाले कार्बन कंपाउंड में CH2 जोड़ के आप पूरे सीरीज को डेवलप कर पाएंगे। डू दीज ऑल्सो डिफर बाई CH2? तो हाँ, ये सभी CH2 से डिफर करते हैं। इनफैक्ट जो भी होमोलोगस सीरीज बनाएंगे आप, वो सारे CH2 से डिफर करेंगे। डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम इन दीज कंपाउंड? तो यही डिफरेंस है कि 2 कार्बन एटम होमोलोगस सीरीज में CH2 यूनिट के डिफरेंस पे पाए जाते हैं। The general formula for alkene can be written as CnH2n, where n may be 2, 3, 4, and so on. Can you similarly generate the general formula for alkane and alkyne? ये general formula इस homologous series को देखते हुए ही डेवलप किया जाता है। यहाँ alkene का general formula दिया हुआ है CnH2n। इस जनरल फॉर्मूले की मदद से आप पूरी होमोलोगस सीरीज डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2 कार्बन वाले चेन की बात करूं तो अगर आप n की जगह पे 2 रखेंगे तो पाएंगे C2H4। ये H 2 × 2 मिलके बनेगा 4। अगर आप n की जगह पे 3 रखेंगे तो पाएंगे C3H6, 3 × 2 मिलके बनेगा 6। और इस तरह आप n का नंबर वेरी करते जाएंगे, आपको एक नया कार्बन चेन मिलता जाएगा। यहाँ हमें अल्केन और अल्काइन के जनरल फार्मूला के बारे में कहा गया है, तो मैंने यहाँ पे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का जनरल फार्मूला लिख रखा है। आपको चाहिए कि आप इसे याद रखें। एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेज इन होमोलोगस सीरीज, अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में एक वेरिएशन, एक ग्रेडेशन देखा गया है। दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ऐसा इसलिए होता है कि मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती हैं। अदर फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज सॉल्युबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऑल्सो शो सिमिलर ग्रेडेशन। मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी पे भी असर पड़ता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी घटती जाती है। बट द केमिकल प्रॉपर्टी विच आर डिटरमाइंड सोलली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर टू द होमोलोगस सीरीज। लेकिन वैसी प्रॉपर्टी जो कि केवल फंक्शनल ग्रुप के द्वारा डिफाइंड होती हैं, नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन के द्वारा डिफाइंड नहीं होती हैं, वो पूरे होमोलोगस सीरीज के लिए सेम होती हैं। जैसे आप अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज को देखिए, जो प्रॉपर्टी OH ग्रुप के द्वारा डिफाइंड है वो पूरे अल्कोहल के होमोलोगस सीरीज के लिए सेम रहेगी। एक्टिविटी 4.2, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर। तो इसके बीच के फार्मूला का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। OH कट जाएगा, C2H5, CH3, एक CH2 का डिफरेंस है। आप जानते हैं कार्बन का मास 12U है, हाइड्रोजन का मास 1U है, और इस तरह आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करके इनके मॉलिक्यूलर मास के बीच का डिफरेंस पता कर सकते हैं। इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन दीज 3? तो इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है? तो सिमिलैरिटी यही है कि ये एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी अल्कोहल ग्रुप OH ग्रुप के द्वारा डिफाइन होगी, वो प्रॉपर्टी इन तीनों में सेम रहेगी। अरेंज दीज अल्कोहल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम टू गेट अ फैमिली। तो पहले आप 1 कार्बन वाले को लिखें, फिर 2 कार्बन वाले को, 3 कार्बन वाले को और 4 कार्बन वाले को। तो इस तरह आपको एक असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज मिलेगा जो कि उसके होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। जनरेट द होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर द फंक्शनल ग्रुप गिवन इन टेबल 4.3। तो 4.3 ये है। 4 कार्बन एटम तक आपको इन फंक्शनल ग्रुप्स को अटैच करना है, तो बेहतर रहेगा आप अल्केन में ही अटैच कीजिए। CH3Cl, CH3Br,
C2H6Cl, C2H6Br। जो अल्केन का होमोलोगस सीरीज है ऊपर वाले टेबल में जो हमने देखा था, उसमें एक हाइड्रोजन हटा के आप क्लोरीन या ब्रोमीन किसी को भी अटैच कर सकते हैं 4 कार्बन एटम तक, C4H10 तक। अगर आप C4H10 में एक Cl अटैच करना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, उसमें Cl ऐड करेंगे तो बनेगा C4H9Cl। और इस तरह से इनकी वैलेंसी के हिसाब से आप अटैच कर सकते हैं। जिस तरह क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ा उसी तरह एक OH भी जुड़ेगा, एल्डिहाइड भी सिमिलरली जुड़ेगा। क्योंकि एक फ्री वैलेंसी है तो कहीं भी जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन हटा के। कीटोन हमेशा एक कार्बन चेन के बीच में ही जुड़ेगा। कोई एक कार्बन चेन है जैसे कि C2H6, अगर आप उसमें कीटोन जोड़ना चाहते हैं तो ये चेन 3 कार्बन एटम का बनेगा, जिसमें बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O होगा और बाकी जो कार्बन होंगे उनकी वैलेंसी 3-3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड रहेगी। और इस तरह आप कीटोन जोड़ सकते हैं। सिमिलरली आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी जोड़ सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बीच में कभी नहीं जुड़ेगा, ये हमेशा किसी भी कार्बन चेन के अंत में ही जुड़ेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड रहे इसके लिए ये जरूरी है, क्योंकि आप इससे आगे कोई कार्बन नहीं जोड़ सकते हो। तो इस तरह से ये आप पूरी कर सकते हैं एक्टिविटी 4.2। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से शुरू करते हैं। The names of compound in the homologous series are based on the names of basic carbon chain modified by prefix, phrase before or suffix, phrase after, indicating the nature of functional group। किसी भी होमोलोगस सीरीज में कार्बन कंपाउंड का नेम 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला, जो बेसिक कार्बन चेन है उसका नाम, और दूसरा वो बेसिक कार्बन चेन किस हेटेरो एटम से या फिर किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उस ग्रुप का नाम या तो प्रीफिक्स बेसिक कार्बन चेन के नाम के पहले या फिर सफिक्स बेसिक कार्बन चेन के नाम के बाद आता है। और इन 2 फैक्टर्स को मिलाकर हम होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड्स का नामकरण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द नेम्स ऑफ The alcohol taken in activity 4.2 are named methanol, ethanol, propanol and butanol। ऊपर वाली एक्टिविटी 4.2 जिसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें यह है मिथानॉल, यह है इथानॉल, यह है प्रोपानॉल और यह है ब्यूटानॉल। वैसे मैंने इसे रेफरेंस के लिए यहाँ भी लिख रखा है। नेमिंग अ कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड। कार्बन कंपाउंड का नामकरण नोमेनक्लेचर इन 4 मेथड्स को फॉलो करके किया जाता है। पहला है फर्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। जिस कार्बन कंपाउंड का हमें नामकरण करना है, हम सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखते हैं। A compound having 3 carbon atom would have the name propane। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी कंपाउंड में 3 कार्बन एटम है तो वो प्रोपेन कहलाएगा। और ये बातें हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक है आई बटन पे, आप जरूर देख लें। Second, in case a functional group is present, it is indicated in the name of compound with either a prefix or suffix as given in table 4.4। टेबल 4.4 नीचे है, उसे हम बाद में देखेंगे। अभी कार्बन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने के बाद हम ये सर्च करेंगे कि उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और उस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम प्रीफिक्स या सफिक्स में जो अप्रोप्रिएट नेम है वो ऐड करेंगे। इसके बारे में टेबल 4.4 में बताया गया है, जिसे हम नीचे देखने वाले हैं। थर्ड, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सफिक्स, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई। अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो सफिक्स की तरह कार्बन चेन के नेम के बाद ऐड होता है, तो हम बेसिक कार्बन चेन के नेम का ई हटा देंगे। जैसे कि प्रोपेन है और उसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, तो हम प्रोपेन का ई हटा के उसमें OL जोड़ देंगे और फाइनल कंपाउंड बनेगा हमारा प्रोपानॉल। किस चेन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा तो हम क्या नाम लिखेंगे, हमें टेबल 4.4 में यही बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विथ कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन फॉलोइंग मैनर: प्रोपेन माइनस ई दैट इज इक्वल टू प्रोपान प्लस ओन प्रोपानोन। फोर्थ, if the carbon chain is unsaturated, then the final ane in the name of the carbon chain is substituted by ene और ine। पिछली वीडियो में हमने इस बात पे विगरस डिस्कशन किया है इन और आइन के बारे में कि डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ 3 कार्बन चेन विथ अ डबल बॉन्ड वुड बी कॉल्ड प्रोपीन। अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो हम इसे प्रोपेन कहते। इफ इट हैज अ ट्रिपल बॉन्ड इट वुड बी कॉल्ड प्रोपाइन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम इसे प्रोपाइन कहेंगे। तो कार्बन चेन के नोमेनक्लेचर के लिए आपको ये चारों रूल्स याद होने चाहिए। तो आइए अब आगे देखते हैं। यह है हमारा टेबल 4.4, इसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे थे। इसमें एक मजेदार बात यह है कि अगर किसी कार्बन चेन के अंत में हेलोजन अटैच रहेगा तो उसका नाम लिखते वक्त हम उस हेलोजन के नाम को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं, मतलब बेसिक कार्बन चेन के नाम के पहले लिखते हैं, और बाकी अगर कोई भी ग्रुप है तो सारे में हम सफिक्स लिखते हैं।
मतलब कार्बन चेन के नाम के बाद अटैच करते हैं। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। पहला है हमारा हेलोजन। अभी केवल हेलोजन ऐसा है जिसका नाम हम एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है क्लोरोप्रोपेन। अगर हमें इसका नाम लिखना है तो हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करेंगे। तो इसमें 3 कार्बन एटम है, इसलिए ये प्रोपेन हुआ। एक क्लोरीन अटैच है। हम जानते हैं कि हेलोजन होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो है क्लोरो। तो ये क्लोरो हम कार्बन चेन के बेसिक नेम के पहले लगाएंगे। क्लोरीन के लिए क्लोरो यूज करते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज करते हैं, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज करते हैं, आयोडीन के लिए आयोडो यूज करते हैं। अगर रेस्पेक्टिव कंपाउंड के नेम की बात की जाए तो क्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन, आयोडोप्रोपेन, इस तरह से कंपाउंड बनेंगे। यहाँ इन्होंने ब्रोमोप्रोपेन के बारे में बताया भी है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है ऑल। इसे हम बेसिक कार्बन चेन के नेम के बाद लगाते हैं। अगर कहीं हमें ये कंपाउंड मिलेगा तो हम सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन काउंट करेंगे, जो कि है 3, इसलिए ये प्रोपेन है। अभी इसमें अल्कोहल लगा है, OH लगा है। अल्कोहल के लिए हम OL सफिक्स यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। सिमिलरली हम एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, कीटोन के लिए ONE यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम OIC एसिड लगाते हैं, प्रोपेनोइक एसिड। अगर कार्बन कंपाउंड के बीच में डबल बॉन्ड आता है तो हम ईन लगाते हैं, प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आइन लगाते हैं, प्रोपाइन। आपको ये वाले टेबल को याद रखना चाहिए। यह है क्वेश्चंस, इसे हम अलग वीडियो में देखेंगे। 4.3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। In this section, we will be studying about some of the chemical properties of carbon compounds. Since most of the fuels we use are either carbon or its compounds, we shall first study combustion. तो ज्यादातर जो ईंधन हम यूज करते हैं, जो फ्यूल हम यूज करते हैं, वो या तो कार्बन या फिर कार्बन का कंपाउंड होता है, इसलिए हम सबसे पहले कंबसन पढ़ेंगे। 4.3.1 कंबसन। कंबसन का हिंदी में मतलब दहन होता है, शुद्ध हिंदी में, और साधारण शब्दों में जलना। कोई भी चीज जल रहा होता है तो कहते हैं कि कंबसन हो रहा है। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। कार्बन के जितने भी एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट, ये 3 चीजें रिलीज करते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड जलने पे बहुत ज्यादा हीट और लाइट रिलीज करते हैं। दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दैट यू लर्नड अबाउट इन द फर्स्ट चैप्टर। पहला है कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। दूसरा है मीथेन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तीसरा है कि मेथनॉल जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। बैलेंस द latter 2 रिएक्शंस लाइक यू लर्नड इन फर्स्ट चैप्टर। हमें बाद के 2 रिएक्शंस बैलेंस करने हैं, तो ये 2 बैलेंस्ड रिएक्शन यहाँ मैंने लिख रखा है। यहाँ दूसरे नंबर रिएक्शन में ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था। हमने O2 के पहले 2 लगा दिया, जिससे O2 के 4 एटम्स हो गए, और यहाँ H2O में 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन के भी 4 एटम हो गए, जो कि इससे बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन के भी कुल 2 और 2 4 एटम्स हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तीसरे में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कुछ भी बैलेंस नहीं था। हमने सबसे पहले कार्बन के आगे 2 लगाया, जिससे हमारा कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड के हाइड्रोजन के नंबर को काउंट करके, जो कि 3, 2, 5, 1, 6 हाइड्रोजन होता है, राइट साइड के H2O में 3 लगाया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, और राइट साइड में कुल ऑक्सीजन की संख्या 4 और 3 7 हो गई। और इसे देखते हुए हमने लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन को बैलेंस किया, जिससे लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 6 और 1 7 हो गई। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हमने चैप्टर 1 में देखा था, और ये हमारे 2 रिएक्शन बैलेंस हो गए। एक्टिविटी 4.3 कॉशन। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। ये एक्टिविटी टीचर की मौजूदगी चाहती है। टेक सम कार्बन कंपाउंड्स, नेफ्थलीन, कैम्फर, अल्कोहल। बाय द वे, डोंट टेक अल्कोहल। जोक्स अपार्ट, आगे पढ़ते हैं। 1 by 1 ऑन अ स्पैचुला एंड बर्न देम। हमें कार्बन के ये 3 कंपाउंड्स लेने हैं, नेफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल। इन्हें हम एक मेटल स्पैचुला में रख के बर्न करेंगे। ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फ्लेम एंड नोट वेदर स्मोक इज प्रोड्यूस्ड। इन कंपाउंड्स को हीट करने के बाद हमें ये नोटिस करना है कि स्मोक जो है, धुआं, वो प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। प्लेस अ मेटल प्लेट अबव द फ्लेम। इज देयर अ डेपोजिशन ऑन द प्लेट इन केस ऑफ एनी ऑफ द कंपाउंड्स। जलते हुए फ्लेम के ऊपर हमें एक प्लेट रख के ये बात चेक करनी है कि जो फ्लेम है उससे धुआं निकल रहा है या नहीं। अगर स्मोक निकलेगा तो प्लेट पे डिपोजिशन होगा स्मोक पार्टिकल्स का। इस एक्टिविटी में हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि कंप्लीट कंबसन हो रहा है या नहीं। एक्टिविटी 4.4 लाइट अ बुनसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम्स और प्रेजेंस ऑफ स्मोक।
हमें एक बुनसन बर्नर जलाना है और नीचे के एयर होल को जैसे जैसे हम छोटा बड़ा करेंगे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेम मिलेगा, और जहां एयर सप्लाई कम होगी वहां हमें स्मोक वाला फ्लेम मिलेगा, जिसे सूटी फ्लेम भी कहते हैं। When do you get a yellow सूटी फ्लेम? तो आपको पीला और धुआंधार सूटी फ्लेम तब मिलेगा जब आपका एयर सप्लाई लिमिटेड होगा, एयर सप्लाई कम होगा। When do you get a blue flame? ब्लू फ्लेम हमें तब मिलेगा जब एयर सप्लाई भरपूर होगा, दैट इज जब कंप्लीट कंबसन होगा। हमारा जो भी फ्यूल है जब वो पूरी तरह जलता है तब हमें ब्लू फ्लेम मिलता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम while unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड है वो हमें साफ सुथरे और ब्लू फ्लेम्स देते हैं, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो हमें येलो फ्लेम देते हैं जिसमें काफी स्मोक भी होता है। दिस रिजल्ट्स इन अ सूटी डिपॉजिट ऑन अ मेटल प्लेट इन एक्टिविटी 4.3। तो 4.3 में जो एक्टिविटी में हमने देखा उसमें जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अगर बर्न करेगा तो हमें मेटल प्लेट के ऊपर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। अगर बर्न कर रहा कंपाउंड सैचुरेटेड है तो हमें कोई डिपॉजिट देखने को नहीं मिलेगा मेटल प्लेट के ऊपर। हाउएवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम। अल्दो अगर बर्न कर रहा कंपाउंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और एयर सप्लाई लिमिटेड है, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है जलने के लिए, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी सूटी फ्लेम देने लगेगा। कारण ये कि वो अच्छे से जल नहीं पाता है। The gas or kerosene stove used at home has inlets for air so that a sufficiently oxygen-rich mixture is burnt to give a clean blue flame। हम अपने घर में जिस भी स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने गैस स्टोव में देखा होगा, उसके बर्नर में काफी छेद होती है ताकि प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल सके गैस को जलने के लिए। If you observe the bottoms of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted। अगर आपके घर के खाना बनाने वाले जो पतीले हैं, जो बर्तन हैं, अगर उनका आउटर पोर्शन जो फ्लेम पे रखा जाता है वो दिन ब दिन काला होता जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके गैस स्टोव का जो फ्लेम है उसके होल्स ब्लॉक हो गए हैं और जो गैस है वो येलो फ्लेम दे रहा है, दैट इज अच्छे से जल नहीं पा रहा है और प्रॉपर कंबसन नहीं हो रही है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है। Fuel such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them। कोल और पेट्रोलियम में कुछ अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर का भी पाया जाता है। Their combustion result in the formation of oxides of sulfur and nitrogen which are major pollutants in the environment। और ये कोल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन और सल्फर जब बर्न करते हैं तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं जिनका हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में बहुत बड़ा हाथ है। Why do substances burn with or without a flame? इसमें हम जानेंगे कि कोई सब्सटेंस फ्लेम के साथ या बिना फ्लेम के क्यों जलता है। Have you ever observed either a coal or a wood fire? क्या आपने कभी कोल या फिर लकड़ी की आग को देखा है? If not, the next time you get a chance, take a close look of what happens when the wood or coal starts to burn। अगर आपने नहीं देखा है तो अगली बार जब आपको मौका मिले तो आप जरूर देखिए। You have seen above that the candle or LPG in the gas stove burns with a flame। हम ये जानते हैं कि कैंडल या फिर जो LPG हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो एक फ्लेम के साथ जलता है। However, you will observe that coal or charcoal in the अंगीठी sometimes just glows red and gives out heat without a flame। लेकिन अंगीठी में जहाँ पे कोल या फिर चारकोल को जलाया जाता है ये चीज़ें बिना फ्लेम के जलती हैं। कोयला जब जल रहा होता है तो वो केवल लाल हो जाता है और हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट देता है। दिस इज बिकॉज अ फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। इसके पीछे कारण ये है कि फ्लेम तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई गैसियस सब्सटेंस जल रहा होता है। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्नाइटेड द वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपोराइज एंड बर्न विथ फ्लेम इन द बिगिनिंग। जब कभी हम वुड या चारकोल को जलाते हैं तो उसमें जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो वेपराइज करता है और शुरुआत में वो जल जाता है और बाद में जाके हमारे पास केवल ग्लोइंग रेड हॉट कोल ही बचता है। अ लुमिनस फ्लेम इज सीन व्हेन द एटम ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट्स टू ग्लो। जब किसी गैसियस सब्सटेंस को जलाते हैं तो हमें एक ग्लोइंग लुमिनस फ्लेम मिलता है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। अगर आप किसी एलिमेंट को जलाते हो तो वो आपको एक विशेष तरह का कलर देगा जो कि उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। ट्राई टू हीट अ कॉपर वायर इन द फ्लेम ऑफ अ गैस स्टोव एंड ऑब्जर्व इट्स कलर। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो कॉपर वायर को गैस स्टोव पर जलाकर देखिए, आपको एक विशेष तरह का कलर मिलेगा। यू हैव सीन दैट इनकम्प्लीट कंबसन गिव्स सूट विच इज
कार्बन, हमने ऊपर देखा कि जब भी इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो हमें धुआं मिलता है जो कि वास्तव में कार्बन होता है। ऑन दिस बेसिस व्हाट विल यू अट्रीब्यूट द येलो कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम टू? इस चीज को देखते हुए आप कैंडल के येलो फ्लेम के बारे में क्या कहेंगे? तो कैंडल में भी इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो सूट तो आपको वहां भी मिलेगा। Formation of coal and petroleum. Coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to various biological and geological processes. कोल और पेट्रोलियम बायोमास के बहुत सारे बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के बाद बनता है। कोल इज द रिमेन्स ऑफ ट्री, फर्न्स एंड अदर प्लांट दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। कोल उन पेड़ पौधों से बना है जो कि लाखों साल पहले एग्जिस्ट करते थे। These were crushed into earth, perhaps by earthquake or volcanic eruption. They were pressed down by layers of earth and rock. They slowly decayed into coal. ये पुराने पेड़ पौधे या तो अर्थक्वेक के द्वारा या फिर वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा धरती के अंदर दब गए और धीरे धीरे डिके होके कोल बने। Oil and gases are the remains of millions of tiny plant and animals that lived in the sea. Oil और गैस उन छोटे प्लांट और एनिमल से मिलकर बना है जो समुद्र के अंदर दबे हुए थे। When they died, their bodies sank to the seabed and were covered by silt. Bacteria attacked the dead remains, turning them into oil and gas under high pressure they were being subjected to. जब ये छोटे प्लांट और एनिमल समुद्र में मरे, वे सी बेड में चले गए, समुद्र के निचले सतह पे, और वे सिल्ट के द्वारा कवर हो गए और बहुत ही हाई प्रेशर में बैक्टीरिया के अटैक के द्वारा ये ऑयल या फिर गैस में कन्वर्ट हुए। द ऑयल एंड गैस सिप्ड इनटू द पोरस पार्ट्स ऑफ द रॉक एंड गॉट ट्रैप्ड लाइक वाटर इन द स्पॉन्ज। और ये ऑयल और गैस पोरस रॉक्स में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे जैसे कि स्पंज में पानी। कैन यू गेस व्हाई कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स? फॉसिल इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स या एनिमल के मरने के बाद जो डेड बॉडी थी उनकी उससे बने हैं। फॉसिल का हिंदी में मतलब होता है जीवाश्म। 4.3.2 Oxidation. Activity 4.5. Take about 3 ml of ethanol in a test tube and warm it gently in water bath. हमें 3 ml इथानॉल लेना है और उसे एक वाटर बाथ में रख के हम गर्म करेंगे। Add 5% solution of alkaline potassium permanganate drop by drop to this solution. उसमें हम 5% alkaline potassium permanganate KMnO4 ऐड करेंगे। Does the color of potassium permanganate persist when it is added initially? जब शुरुआत में आप पोटेशियम परमैंगनेट के ड्रॉप डालोगे इथानॉल में तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का कलर नहीं दिखेगा। इसके पीछे कारण यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि इथानॉल के कांटेक्ट में आने के बाद उसे इथानोइक एसिड बनाता है, इसलिए आपको शुरुआत में पोटेशियम परमैंगनेट का असर नहीं दिखेगा। Why does the color of potassium permanganate not disappear when excess is added? अगर आप बहुत ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट मिला देंगे तो कलर डिसअपियर नहीं होगा। शुरुआत में जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे थे तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपियर हो रहा था। बाद में जब हमने बहुत ज्यादा मिला दिया तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि कुछ पोटेशियम परमैंगनेट तो यूज हुआ जिसने इथानॉल को इथानोइक एसिड में ऑक्सीडाइज किया। अभी चूंकि पोटेशियम परमैंगनेट का अमाउंट ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन में तो अपना असर दिखाएगा और आपको पोटेशियम परमैंगनेट का पिंक कलर दिखेगा। यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। हमने पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है। कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबसन। कार्बन कंपाउंड को जला के हम उन्हें इजिली ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इन कंप्लीट कंबसन्स के अलावे हमारे पास ऐसे भी रिएक्शन हैं जिनमें एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल गए। कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे कार्बन कंपाउंड्स जिनमें COH फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो ये है वो रिएक्शन जिसमें अल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल रहा है। यह है अल्कोहल, इथानॉल और यह है इथानोइक एसिड। इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी सी दैट सम सब्सटेंसेस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़वा देते हैं। यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो इस कंपाउंड में इथानॉल में एक ऑक्सीजन ऐड करवा दे रहा है। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो वैसे कंपाउंड्स जो किसी दूसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़वा दें उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड। यहाँ पे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करा रहा है। दिस इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। 4.3.3 एडिशन रिएक्शन।
Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalysts such as palladium or nickel to give saturated hydrocarbons. अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पैलेडियम और निकल के प्रेजेंस में कुछ हाइड्रोजन एक्वायर करके, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, वो कुछ कैटलिस्ट जैसे कि पैलेडियम और निकल का इस्तेमाल करके कुछ हाइड्रोजन कहीं से पा लेते हैं और अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड लूज करके सैचुरेटेड बन जाते हैं. कैटलिस्ट्स आर सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अगर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड. कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं बिना रिएक्शन को अफेक्ट किए. दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट. और ये जो निकल वाला एग्जांपल है, जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हाइड्रोजनेट करने में काम आता है. Vegetable oils generally have long unsaturated carbon chains while animal fats have saturated carbon chains. वेजिटेबल ऑयल में बहुत ज़्यादा लंबी अनसेचुरेटेड कार्बन चेन होती है, जबकि एनिमल फैट्स में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन है. हमने निकल कैटलिस्ट की मदद से इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच करवा के इस डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया. You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. वो अक्सर पतंजलि वाले बाबा आते हैं हमारे टीवी पे, कहते हैं ना शुद्ध सरसों का तेल. तो वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होती है हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है. एनिमल फैट्स जनरली कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर हेल्थ. जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और वो हमारे सेहत के लिए खराब है. ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शुड बी चूजन फॉर कुकिंग. वैसे ऑयल्स जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हो, हमें खाना पकाने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए. 4.3.4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव and are inert in presence of most reagents. Saturated hydrocarbons काफ़ी inert होते हैं और बहुत सारे reagent के presence में वो react नहीं करते हैं. However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. लेकिन sunlight के presence में chlorine hydrocarbon से बहुत जल्दी जुड़ जाता है. Chlorine can replace hydrogen atoms one by one. Chlorine एक एक करके hydrogen atom को हटा सकता है. This is called a substitution reaction because one type of atom or a group of atoms takes place of another. इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि एक दूसरे एटम ने पहले वाले की जगह ले ली. अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड विथ हायर होमोलोग ऑफ अल्कीन्स. और अल्कीन के जो हायर होमोलोग हैं, जिनमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से काफी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. होमोलोगस सीरीज के सक्सेसिव मेंबर्स को होमोलोग कहते हैं. ये एक रिएक्शन है, मीथेन कंबाइन करता है क्लोरीन के साथ, CH3Cl बनाता है और HCl देता है सनलाइट के प्रेजेंस में. फॉर सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथानॉल एंड इथानोइक एसिड. मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर इनवैल्यूएबल टू अस. बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हमारे लिए बेकार हैं, इनवैल्यूएबल हैं. But here we shall study the properties of 2 commercially important compounds, ethanol and ethanoic acid. लेकिन हम यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इथानॉल और इथानोइक एसिड के बारे में, जो कि कॉमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. तो देखते हैं इन्हें. 4.4.1 प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल. Ethanol is a liquid at room temperature. Refer to table 4.1 for melting and boiling point of ethanol. इथानॉल रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड के फॉर्म में रहता है. यह है टेबल 4.1. मैंने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है ताकि रेफर करने में आसानी हो. यहाँ पे आप इथानॉल का मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं 156 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन. इथानॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहल ड्रिंक्स. इथानॉल का कॉमन नेम अल्कोहल है, या फिर यूं कहें इथानॉल को हम अल्कोहल भी कहते हैं, और जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें ये इथानॉल पाया जाता है. In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture iodine. इसके अलावे चूंकि इथानॉल एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए उसे आयोडीन टिंक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है. ये आयोडीन टिंक्चर हमारे घावों को भरने में, हील करने में मदद करता है. आयोडीन टिंक्चर के अलावे इथानॉल कफ सिरप्स में भी पाया जाता है और कुछ टॉनिक्स में भी पाया जाता है. यहाँ तक कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उनमें जो मदर टिंक्चर इस्तेमाल होता है उसमें भी इथानॉल का इस्तेमाल होता है. इथानॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. इथानॉल वाटर सोल्यूबल है, अल्कोहल को आसानी से पानी में मिलाया जाता है. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथानॉल कॉजेज ड्रंकननेस. ड्रंकननेस का मतलब है मादकता या फिर मतवालापन.
अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में भी अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आप ड्रंक फील करेंगे। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। अल्दो शराब पीना हमारे सोसाइटी में बुरा माना जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। However, intake of small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be lethal। ये तो बात हो गई कि अगर आप डाइल्यूट अल्कोहल का सेवन करेंगे तो आपको ड्रंकननेस महसूस होगा, लेकिन अगर आपने गलती से भी प्योर अल्कोहल ड्रिंक कर लिया तो ये जानलेवा हो सकता है। लेथल का मतलब होता है जानलेवा। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। और नॉर्मल अल्कोहल भी अगर आप ज्यादा दिनों तक ड्रिंक करते हैं तो वो आपके सेहत पे भारी पड़ सकता है। रिएक्शन विद सोडियम, यहाँ पे सोडियम रिएक्ट कर रहा है इथानॉल से और बना रहा है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। विथ इथानॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। इथानॉल के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो है सोडियम इथॉक्साइड। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल। क्या आप याद कर सकते हैं कि ऐसे और कौन से सब्सटेंस हैं जो मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं? तो हमने पहले पढ़ा है कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। सेकंड है हमारा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Heating ethanol at 443 Kelvin with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ether। अगर इथानॉल को 443 केल्विन पे कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में हीट किया जाए तो इथानॉल हमारा इथीन देता है और H2O रिलीज करता है। द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथानॉल। कंसेंट्रेटेड H2SO4 को आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह समझ सकते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब वो जो किसी कंपाउंड से वाटर बाहर निकाल दे, उसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे H2SO4 इथानॉल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे H2SO4 को एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में देख सकते हैं। हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। अभी हम देखेंगे कि अल्कोहल्स लिविंग बीइंग को किस तरह अफेक्ट करते हैं। When large quantities of ethanol is consumed, it tends to slow metabolic processes and to depress the central nervous system। अगर ज्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लिया जाए तो ये जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको स्लो कर देता है और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे हमारे पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना रहता है उसको भी खराब करता है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनली स्टपर। ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का इंटेक, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब है कि आप अपने बस में नहीं रहते हो, आपके शरीर में कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाती है, आप ठीक से चल नहीं पाते हो, आप सही सोच नहीं पाते हो। मेंटल कंफ्यूजन, आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो। ड्राउजीनेस, आपको नींद महसूस होती है। लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब होता है संकोच और यहाँ है लोअरिंग द नॉर्मल इनहिबिशन, इसका मतलब है कि जिस चीज को करने से आप नॉर्मल कंडीशन में संकोचित रहते हो, जो चीज करने में आपको शर्म आती है, पीने के बाद वो शर्म आपकी खत्म हो जाती है और आप वो चीजें आराम से करने लगते हो, जैसे कि रोड पे नाचना। एंड फाइनली स्टपर, स्टपर का मतलब है अचेतना और फाइनली आप बेहोश हो जाते हो, कहीं किसी गटर नाली में चले जाते हो। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड बट डज नॉट रियलाइज हिज सेंस ऑफ जजमेंट। ड्रिंक करने के बाद आदमी को अच्छा तो जरूर महसूस होता है पर वो अपने निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये वो सोच नहीं पाता। सेंस ऑफ टाइमिंग, उसे समय का भी ख्याल नहीं रहता कि किस समय क्या काम करना है और हम क्या कर रहे हैं। एंड द मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड, और जो हमारा मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन होता है, हम किधर हाथ चला रहे हैं किधर पैर चला रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता। अनलाइक इथानॉल, इंटेक ऑफ मिथानॉल इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। चलो इथानॉल के इंटेक के बाद अल्दो ये सब चीजें होती हैं, आप ड्राउजीनेस महसूस करते हो, आप मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन लूज कर जाते हो, मेंटल कंफ्यूजन होता है आपको, फिर भी एट एन इंस्टेंट आपकी डेथ नहीं होती। लेकिन अगर थोड़ा भी मिथानॉल ड्रिंक कर लिया जाए तो आदमी मर सकता है। मिथानॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मिथानल इन द लीवर, और लीवर में जाने के बाद मिथानॉल मिथानल में बदलता है। मिथानल रिएक्ट्स रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, और ये मिथानल हमारे सेल के कंपोनेंट से रैपिडली रिएक्ट करता है। इट कॉजेज द प्रोटोप्लाज्म टू गेट कोआगुलेटेड इन मच द सेम वे एन एग इज कोआगुलेटेड बाय कुकिंग। कोआगुलेट का मतलब होता है जमना या फिर गाढ़ा होना। मिथानॉल जो कि लीवर में ऑक्सीडाइज होकर मिथानल बन चुका है, ये मिथानल हमारे सेल प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट करता है, गाढ़ा करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अंडा कोआगुलेट होता है पकते समय। और हमारा कोआगुलेटेड सेल प्रोटोप्लाज्म हमारे मौत का कारण बनता है।
मिथानॉल ऑल्सो अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडेडनेस। मिथानॉल हमारे ऑप्टिक नर्व को भी अफेक्ट करता है, जिससे हमें विजन की सेंसेशन होती है, जिससे हम देख पाते हैं। उस नर्व को भी अफेक्ट करता है और हमें आंखों के सामने कुछ धुंधलापन दिखाई देता है और हम अच्छे से देख नहीं पाते। इथानॉल इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथानॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथानॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मिथानॉल टू इट। इथानॉल एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, लेकिन पीने में इसका इस्तेमाल ना हो, इसे ड्रिंक ना कर लिया जाए, इसलिए इसमें मिथानॉल मिलाकर इसे अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाया जाता है। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजिली। दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। और मिथानॉल मिलाए हुए अल्कोहल में डाइज भी मिला दी जाती है, रंग मिला दिया जाता है, जिससे लोग ये पहचान सके कि इसमें मिथानॉल मिला हुआ है और ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, इसे नहीं पीना है। अल्कोहल एज अ फ्यूल। शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो शुगर केन प्लांट्स है, जो गन्ने के पौधे हैं, वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बहुत अच्छे कन्वर्टर्स हैं सनलाइट के केमिकल एनर्जी में। शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल इथानॉल। शुगर केन जूस से मोलासेस बनाया जाता है। मोलासेस का नॉर्मल मीनिंग गुड़ होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब राब या फिर सीरा है। जूसी भी कहते हैं इसे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है इसे। और इन मोलासेस को फर्मेंट किया जाता है, जिससे हमारा इथानॉल या फिर अल्कोहल बनता है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which give rise to only carbon dioxide. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो पेट्रोल में अल्कोहल ऐड करती हैं। उसके पीछे कारण ये है कि अल्कोहल एक क्लीन फ्यूल है जो कि जलने के बाद केवल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो हमारे फ्यूल्स हैं, वो जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी देते हैं, लेकिन ये अल्कोहल केवल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि अच्छा तो नहीं है लेकिन केवल पेट्रोल से अच्छा है। Properties of ethanoic acid. Ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to group of acids called carboxylic acid. Ethanoic acid को हम acetic acid भी कहते हैं और ये carboxylic acid के ग्रुप से बिलोंग करता है। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is widely used as a preservative in the pickles. विनेगार हम यूज करते हैं पिकल्स में, अचार में डालने के लिए, और ये विनेगार 5 से 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का वाटर में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथानोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates. जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 290 Kelvin और यही कारण है कि वो कोल्ड क्लाइमेट वाले जगह पे, ठंडे जगह पे जम जाता है। This gave rise to its name glacial acid और इसी से इसका नाम glacial acid भी पड़ा है। The group of organic compounds called carboxylic acid are obviously characterized by a special acidity. Carboxylic acids अपने acidity के द्वारा भी characterize होती हैं। However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acids. हम जानते हैं कि मिनरल एसिड जैसे कि HCl, H2SO4, मिनरल एसिड का मतलब है कि इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये एसिड्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं और कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है और इसका पता हम इस बात से भी लगाते हैं कि उसकी एसिडिटी कम होती है। एक्टिविटी 4.8 टेक 1 ml इथानॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल एसिड अलॉन्ग विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। हमें एक टेस्ट ट्यूब में 1 ml इथानॉल लेना है, 1 ml ग्लेशियल एसिड जो कि हमने यहाँ पढ़ा, जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, वो हमें लेना है 1 ml, और साथ में हमें कुछ ड्रॉप्स लेने हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के। वार्म इन अ वाटर बाथ फॉर एट लीस्ट 5 minutes एज शोन इन फिगर 4.11। जिस तरह से फिगर 4.11 में दिखाया गया है, इस तरह से हमें इसे हीट करना है 5 मिनट तक। Pour into a beaker containing 20 to 50 ml water and smell the resulting mixture। और गर्म होने के बाद इस मिक्सचर को हम एक 20 से 50 ml वाले वाटर बीकर में रखेंगे और उसे स्मेल करेंगे। ये बेसिकली ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें अल्कोहल और इथानोइक एसिड जब रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर, और आप जब इसे स्मेल करेंगे तो ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है, आपको इससे सुगंध निकलता हुआ मालूम पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ इथानोइक एसिड। First, esterification reaction. Esters are most commonly formed by reaction of acid and an alcohol. जब भी कोई एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो बनाता है ईस्टर। इथानोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट इथानॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन ईस्टर। यहाँ पे इथानोइक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके बना रहा है ईस्टर, और ये है रिएक्शन। ये है हमारा इथानोइक एसिड और ये है इथानॉल, रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है ईस्टर। ईस्टर को इस तरह लिखते हैं CH3COO। ये बेसिकली ईस्टर का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इस तरह सिंगल बॉन्ड O, और इसके इधर भी एक कार्बन चेन और इसके इधर भी एक कार्बन चेन होता है। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ईस्टर एक सुगंधित सब्सटेंस है। These are used in making perfumes as a flavoring agents।
परफ्यूम्स में ईस्टर का इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह उन्हें सुगंधित बनाने के लिए। ईस्टर्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और अ बेस टू गिव बैक द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इस ईस्टर को किसी भी एसिड या बेस से रिएक्ट करा दिया जाए तो ये वापस हमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा जिससे मिलकर ये बना था। इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं क्योंकि ये साबुन बनाने में काम में आता है। अभी यहाँ पे यह है हमारा ईस्टर CH3COO C2H5 जिसे हमने ऊपर देखा। ये रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ और हमें दे रहा है C2H5OH, यह है अल्कोहल, और ये CH3COOH इथानोइक एसिड, जिन दो सब्सटेंस से मिलकर ये बना था। सेकंड, रिएक्शन विथ बेस like mineral acid, ethanoic acid react with a base such as sodium hydroxide to give salt, sodium ethanoate, और commonly called sodium acetate and water। इथानोइक एसिड जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ तो बनाता है सोडियम इथानोएट, इसका फॉर्मूला है CH3COONA, और देता है वाटर। हाउ डज इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट? अभी हम पता करेंगे कि इथानोइक एसिड कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से किस तरह रिएक्ट करता है। तो काम की बातें मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखी हैं। इथानोइक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इथानोइक एसिड जब कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो यह हमें देता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, यह है हमारा इथानोइक एसिड, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट से और हमें दे रहा है सोडियम एसीटेट CH3COONA, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रहा है गैस के फॉर्म में। अभी अगर इथानोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये फिर से देगा हमें सोडियम एसीटेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बस बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे। टेक अबाउट 10 ml वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें 10-10 ml वाटर लेना है। Add a drop of cooking oil to both the test tubes and label them as A and B। हमें इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक ड्रॉप ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल, जिसका हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमें लेबल कर देना है, एक को A और दूसरे को B। टू टेस्ट ट्यूब B add a few drops of soap solution। इस टेस्ट ट्यूब B में हम कुछ ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के डालेंगे। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बाद हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को शेक करेंगे बराबर समय तक। Can you see the oil and water layers separately in both the test tubes immediately after you stop shaking them? तो जैसे ही आप इनको शेक करना बंद करेंगे, अचानक से आपको ऑयल और वाटर का लेयर अलग अलग नहीं दिखेगा, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। Leave the test tube undisturbed for some time। और ऐसे टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर तक हमें छोड़ देना है शेक करने के बाद। And observe, does the oil layer separate out? In which test tube does it happen first? और कुछ देर छोड़ने के बाद आप पाएंगे कि जिसमें सोप सॉल्यूशन नहीं मिला हुआ था उसमें ऑयल और वाटर लेयर पहले सेपरेट हुआ, और जिसमें सोप सॉल्यूशन मिला उसमें आपको ऑयल के कारण टेस्ट ट्यूब B में सोप सॉल्यूशन वाटर में अच्छे से मिल नहीं पाएगा। अब आगे, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। सोप का क्या इफेक्ट है क्लीनिंग में, ये एक्टिविटी ये दिखाती है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ज्यादातर जो गंदगी होती है वो ऑयली होती है और हम जानते हैं कि ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं एक लंबे कार्बोक्सिलिक चेन के। The ionic ends of soap dissolve in water while the carbon chain dissolves in oil। सोप का जो आयोनिक एंड है वो वाटर में डिजोल्व होता है और जो कार्बन चेन है वो ऑयल में डिजोल्व होता है। अब ये आयोनिक एंड कहाँ है और कार्बन चेन कहाँ है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए, हमने देखा कि सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है एक लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन का, तो ये आयोनिक पार्ट ऊपर की तरफ लगा होता है कुछ इस तरह। ये एक पूरा का पूरा सोप मॉलिक्यूल है जिसे हम मिसेल भी कहते हैं, जो झाग बनता है हमारा। अभी ये जो आयोनिक पार्ट है ये हमारा वाटर में डिजोल्व होता है और ये जो कार्बन चेन है जो जिग जैग टाइप का दिख रहा है आपको, ये ऑयल में डिजोल्व होता है। और जब हम कपड़े को जर्क करते हैं, झटका देते हैं या फिर पानी से धोते हैं अच्छे से, तो ये कपड़े पर लगे हुए डर्ट को जिसमें ऑयल था साथ लेके बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। और ऊपर हमने मिसेल का स्ट्रक्चर देखा, तो इसीलिए सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। फिगर 4.12 हम देख चुके हैं। वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉप while the ionic end faces outside। आयोनिक एंड बाहर की तरफ फेस कर रहा था और जो कार्बन चेन था वो ऑयल ड्रॉप की तरफ या फिर डर्ट की तरफ
फेस करके रखे हुआ था। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। इमल्सन में ऐसे दो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते और एक लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दूसरे लिक्विड के ऊपर मिलते हैं। तो जब ऑयल वाटर में रहेगा तो वो एक इमल्सन फॉर्म करेगा। द सोप मिसल दस हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। सोप के जो मिसल्स होते हैं वो ऑयल पार्टिकल को कपड़े के सरफेस से पकड़ के वाटर सरफेस पे लाते हैं और इमल्सन बनाते हैं, जिससे हम आसानी से अपने कपड़े को साफ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजॉल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। तो सोप को अगर आप हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का इमल्सन बनेगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं मिसल्स के बारे में। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें उसके दोनों एंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। वन इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन वाटर। एक एंड जो है सोप का वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो वाटर में डिजॉल्व करता है। वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन। और दूसरा एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता बल्कि वो हाइड्रोकार्बन्स में डिजॉल्व करता है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in the water and the hydrocarbon tail protruding out of water. जब कभी सोप वाटर सरफेस पे होता है तो जो उसके हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं और वो कुछ इस तरह अलाइंड होते हैं कि वो वाटर से बाहर की तरफ जा सकें। इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। और ये कुछ इस ओरिएंटेशन में रहते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है इनका, जो हाइड्रोकार्बन से अटैच करता है, वो वाटर से बाहर की तरफ जाता है। दैट इज अचीव्ड बाय फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर of the cluster and the ionic tails are on the surface of the cluster। और ये काम कुछ इस तरह से होता है कि आयनिक टेल्स बाहर से चारों तरफ से आ जाती हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर तरफ आ जाता है, कुछ इस फिगर की तरह। जो आयनिक पार्ट्स हैं वो बाहर बाहर से हैं और हाइड्रोफोबिक टेल ये अंदर अंदर से। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम मिसेल कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। सोप अगर इस फॉर्म में रहता है तो वो क्लीन करने की क्षमता रखता है हमारे क्लोथ्स को, क्योंकि जो डर्ट है, हमारा जो डर्टी चीज़ें हैं, वो इस जगह पे, इस खाली जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद हम इन्हें जर्क करके बाहर निकाल सकते हैं अपने कपड़ों से। Micelles stay in the solution as a colloid and will not come together to participate because of ion-ion repulsion। और चूंकि मिसल के चारों तरफ Na+ आयन है, ये दूसरे मिसल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा या फिर कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में आयन-आयन रिपल्सन रहता है, इसीलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। Thus the dirt suspended in the micelle is also easily rinsed away। The soap micelle are large enough to scatter light, hence the soap solution appears cloudy। अभी चूंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सन होता है, इसीलिए जब हम इन्हें जर्क करते हैं या फिर रब करते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं बड़ी आसानी से और हमारे कपड़े की गंदगी जो यहाँ पे इकट्ठी थी वो भी साथ में बाहर चली जाती है। सोप सॉल्यूशन इतने बड़े होते हैं कि वो अपने थ्रू लाइट को स्कैटर करा सकें, इसलिए जो सॉल्यूशन है वो पार्टली क्लाउडी, थोड़ा क्लाउडी अपीयर होता है। तो ये पूरा इफेक्ट था कि किस तरह सोप काम करता है साफ करने में। आगे है एक्टिविटी 4.11। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल और हैंड पंप इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। हमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर और 10 ml हार्ड वाटर लेना है, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कुछ सोप सोल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे। शेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। और दोनों टेस्ट ट्यूब में सोप सोल्यूशन डालने के बाद उसे हम शेक करेंगे और टेस्ट करेंगे कि किस में ज्यादा फोम बना। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम। तो वैसा टेस्ट ट्यूब जो डिस्टिल्ड वाटर कंटेन करता था उसमें आपको ज्यादा फोम देखने को मिलेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। वैसा टेस्ट ट्यूब जो हार्ड वाटर कंटेन करता था, जिसे हमने ट्यूबवेल या फिर हैंड पंप से लिया था, तो उसमें आपको कर्डी प्रेसिपिटेट मिलेगा। सो नॉर्मल या फिर डिस्टिल्ड वाटर में आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोम मिलेगा और हार्ड वाटर में आपको कर्डी प्रेसिपिटेट मिलेगा, फोम अच्छे से नहीं मिलेगा। एक्टिविटी 4.12। Take 2 test tubes with about 10 ml of hard water in each
हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और दोनों में इस बार हार्ड वाटर लेना है। ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। हमें एक टेस्ट ट्यूब में सोप सॉल्यूशन डालना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट सॉल्यूशन डालना है। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, और दोनों को समान समय तक शेक करेंगे। डू दीज टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम? क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फोम है? तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फोम नहीं मिलेगा। कारण यह है कि जो सोप सॉल्यूशन है वो हार्ड वाटर में अच्छे से फोम नहीं फॉर्म कर सकेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड? तो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने सोप सॉल्यूशन डाला है उसमें आपको कर्डी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विथ डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर? क्या आपने नहाते समय कभी गौर किया है कि जब हम साबुन लगाते हैं और उसे धोने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है, अच्छे से धुल नहीं पाता है, तो उस चीज को हम स्कम कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर पे ऑयल के कुछ ट्रेसेस रहते हैं और सोप जब रिएक्ट करता है उनसे वाटर के प्रेजेंस में तो वो अच्छे से फॉर्म नहीं दे पाता, उसे धोने के बाद भी स्कम बचा रह जाता है। हेंस यू नीड टू यूज लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। This problem is overcome by using another class of compound called detergents as cleaning agents। और इस समस्या को दूर किया गया है डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके कि अगर ऑयल वाला सब्सटेंस हमें साफ करना है तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में आराम से फोम दे पाता है। अब ये बात और है कि डिटर्जेंट हम अपने शरीर पे लगाते नहीं हैं क्योंकि वो हार्ड होता है, वो हमारे स्किन को खराब कर सकता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप के बारे में हमने जाना कि वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, और जो डिटर्जेंट है वो हमारा अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। The charged end of these compounds do not form insoluble precipitate with the calcium and magnesium ions in hard water। और इसके जो चार्ज्ड एंड्स हैं जो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स के, वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं जिस तरह साबुन बना रहा था। डिटर्जेंट्स उस तरह के इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते। Thus they remain effective in hard water। इसीलिए ये हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes। डिटर्जेंट को आमतौर पर शैम्पू बनाने के लिए या फिर डिटर्जेंट बनाने के लिए, जिसे कपड़े साफ करते हैं, वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। इसके बाद पढ़ेंगे हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है चैप्टर 5।